हेलो स्टूडेंट्स, जय साईं राम। आपका साइंस क्लासेस की पहली वीडियो में स्वागत है। साइंस क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके 11th एंड 12th का सिलेबस जेई का ख़त्म करवाने की कोशिश करेगा। एंड ये चैनल बनाने के पीछे मेरा मोटिव यही है कि बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड हो। एंड हाँ, हम आपको वो स्मार्ट बोर्ड वाली क्वालिटी ज़रूर नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट जो क्वालिटी ऑफ स्टडी आपको यहाँ मिलेगी वो आपको फिज़िक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं मिलेगी। एंड मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी एंड स्टडी के साथ मस्ती भी होगी। एंड आपको जितना जल्दी हो सके जेई का सिलेबस ख़त्म करवाया जाएगा कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम हो। एंड इसमें हम आपको 11th एंड 12th का सिलेबस कवर करवाएंगे। एंड हाँ, अगर आपको कोई इश्यूज़ आते हैं ज़रूर हमें बताइए। एंड ज़रूर हमारे जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होने वाली है, बट ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये काफ़ी पुराने हैं जो कि मैंने लिखे हैं, तो माइंड मत करना। बट आपका मेन फोकस होना चाहिए स्टडीज़ पे, या कि ना कि ऐसी सब चीज़ों को लेके रोने के लिए। एंड सीरियस होकर पढ़ेंगे एंड जी क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो समय व्यतीत ना करते हुए हम अपना पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से 4 से 12 नंबर तक का पेपर आता है एंड इतने ही मार्क्स में कई बच्चों का तो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जाता है, जो कि रिजर्वेशन होते हैं। एंड यही चीज़ अपने दिमाग में लेके चलिए कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है अगर आप फिजिक्स को लेके चल रहे हो, एंड सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर भी कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो फिजिक्स है। व्हाट इज़ फिजिक्स? सो फिजिक्स क्या है? एंड आई थिंक इसका आंसर मेरे को देना अनिवार्य भी नहीं लगता, बट स्टिल फिजिक्स क्या है अगर मेरे को आपको समझाना हो तो फिजिक्स दो टाइप की होती है। फिजिक्स की दो ब्रांच हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो होता है जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती है, जैसे प्लैनेट्स इतने बड़े होते हैं कि उनका डायमीटर नापने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब बहुत बड़ा उनका डायमीटर होता है, उनका बहुत बड़ा रेडियस होता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखो, अब उनको आप नेकेड आई से देख सकते हो। सबसे पहला तो ये पॉइंट आता है। दूसरी ही साइड पे मैक्रो लेवल पे फिजिक्स में आता है एटम्स आते हैं। एटम्स, अब एटम्स के अंदर इतने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आते हैं एंड ये सब माइक्रो में आते हैं। जो मैक्रो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट करती है, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, जिसने ये चीज़ गलत प्रूव करी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कुछ होता है। एंड इसके बारे में जो सबसे रिसेंट रिसर्च चल रही है वो चल रही है लाइगो की, जो कि जिसका पार्ट इंडिया भी है। तो लाइगो क्या होता है? लाइगो में बेसिकली ऐसा होता है कि कई 5,000 साल पहले दो ब्लैक होल एक दूसरे के साथ टकराए थे, तो उनके बीच से कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस हुई थी। तो उसके बारे में बताता है ये लाइगो प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद दूसरे साइड पे LHC एंड FCC, ये लेबोरेटरीज़ के नाम है। एंड क्वांटम फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो नील बोहर का है। नील बोहर एंड आइंस्टाइन की जो लड़ाई थी उस टाइम पे, वो सबसे ज़्यादा फेमस लड़ाई कंसीडर करी जाती है साइंस की हिस्ट्री में, जिसके बारे में आप बहुत आगे भी पढ़ सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको गिना जा सकता है। एंड इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको ये चैप्टर बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो बिल्कुल बुरा मत मानना एंड अच्छे से पढ़ना। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, तो फिजिकल होती है। फिजिकल मतलब, अब आपको फिजिकल कैसे समझाऊँ, बस समझ जाओ कि किसी चीज़ को आप छू सकते हो तो उसको आप फिजिकल कहते हो, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है। एंड क्वांटिटी क्या होता है? जिसको आप गिन सकते हो। तो क्वांटिटी होता है कि किसी ऐसी चीज़ को गिनना जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, अब हाइट एग्जिस्ट करती है, मास एग्जिस्ट करता है, लेंथ एग्जिस्ट करती है, इसको आप मेजर भी कर सकते हो। एंड इसलिए मतलब ऐसे कहते हैं कि इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यूनिट्स क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो डिस्क्राइब करता है उसको कहते हैं यूनिट्स, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बनती, उसके लिए आपको यूनिट्स भी चाहिए। मैग्नीट्यूड होता है जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स होता है जैसे मीटर होता है, उसके बाद किलोग्राम, ऐसे। अब मैं आपको बोलूँ कि ये 4 है, मेरे पास 4 है, मैं आपको अगर ऐसे बोलूँ कि ये 4 है, तो आप क्या बोलोगे? ये 4 क्या है? आपके पास कोई जवाब होगा? तो आपको इसके आगे लगाना पड़ेगा कि ये 4 मीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोग्राम है, या कुछ भी ऐसे लगाओगे तो उसी से ही हमें पता चलेगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पर दिया है कि जो लेंथ है उसको आप 2 और मीटर को प्लस करके लिखते हो, मतलब 2 उसका मैग्नीट्यूड हो गया एंड मीटर उसकी लेंथ होगी। एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, दो टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो कि हमें साइंटिस्ट ने ऑलरेडी दी हुई है। एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे कुछ करके हम उसको ड्राइव करते हैं। एंड जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इसको रट लो, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। एंड रटने का सबसे, रटना नहीं, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप इसको एक बार पढ़ लो, उसके बाद ना इसको देख के एक बार लिखो, फिर देख के 2 बार लिखो। एंड उसके बाद सुबह उठ के जितनी जल्दी आप उठ सकते हो, मैं प्रेफर करूँगा या तो सुबह 5 बजे या 5 से 7 बजे तक कभी भी उठ के इसको एक बार बिना देखे लिखो एंड लिख ही जाओ। एंड इसको 2-3 बार जब आप लिखोगे आपको ये याद हो जाएगी। एंड इससे आप एक चीज़ चलो कि इन क्वांटिटीज़ को याद करके ही आपके जेईई में 4 से 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। ये चीज़ मेरे से लिखवा लो। एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है? क्वांटिटीज़ ड्राइव वो होती है जिसको आप ड्राइव कर सकते हो। तो जैसे वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी कहाँ से ड्राइव हो सकती है? तो अगर आप लेंथ को डिवाइड करोगे टाइम से, लेंथ किसके लिए होता है? डिस्टेंस के लिए। टाइम किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है।
तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास एक नई डायमेंशन आती है। एंड डायमेंशन अभी आपको बिल्कुल इस पर नज़र मारने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि ये ड्राइव्ड होता है कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स के ना कोई सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं यूनिट्स की, जिसको हम पढ़ेंगे। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको छोड़ो, आप इसको पढ़ो कि अब यूनिट्स क्या होते हैं। लेंथ के लिए क्या यूनिट्स यूज़ हो सकती है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, लाइट ईयर हो सकता है। लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर। वेलोसिटी के लिए मीटर्स के नीचे आप उसको सेकंड से डिवाइड कर दो, किलोमीटर के नीचे सेकंड से डिवाइड कर दो, कोई उसका इशू नहीं होगा। अब CGS क्या होता है, इसको आप गुस्सेन सिस्टम भी कह सकते हो। मेरे को प्रोनाउंसिएशन इसकी बिल्कुल नहीं आती है, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है या आप कह सकते हो कि फ़िज़िक्स में जो इंग्लिश यूज़ होती है वो कभी कभी सिर के ऊपर से ही जाती है, तो क्या कह सकते हैं। तो जो CGS सिस्टम होता है, इसमें क्या आता है, इसमें आता है सेंटीमीटर, इसमें आता है ग्राम, इसमें आता है सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आता है। एंड उसके बाद MKS में क्या आता है, MKS इसको समझना है, इसको रटना नहीं है। FPS क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड के लिए यूज़ होता है। एंड यहाँ पर एक टेबल भी, आप इससे इसको याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यूनिटलेस डायमेंशन। अब आपको अगर मैं बोलूँ 2 को 2 के साथ डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आएगा, आंसर 1 आएगा। तो अब ये जो यूनिटलेस क्वांटिटीज़ होती है ना, उसमें भी क्या होता है बेसिकली, अगर आपको 2 मीटर को 2 मीटर से डिवाइड करना ना, तो आपके पास 1 आंसर आएगा, ना कि 1 मीटर आंसर आएगा। ये चीज़ याद रखना। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि अगर आप किसी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपके पास वो क्वांटिटी नहीं आती है, आपके पास एक नंबर आता है। एंड नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। आपको अगर मैं बोलूँ कि आप मेरे को 2 का डायमेंशन बताओ, 2 का कोई डायमेंशन होता है, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि 2 कैसे आया। अब आप ये भी कह सकते हो आपने 4 मीटर को 2 मीटर से डिवाइड किया तो उसके बाद आपके पास 2 आंसर आया। तो मतलब इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। अगर आप किसी क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास नंबर आता है जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, रेशियो की कोई क्वांटिटी नहीं होती। उसके बाद रिफ्लेक्टिव डेंसिटी आपने 9th में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सभी क्या है, आप डेंसिटी को डेंसिटी से ही डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास 13.6 आंसर आ रहा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में भी वही हो रहा है, वेलोसिटी को आप वेलोसिटी से डिवाइड कर रहे हो। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यही होता है, बस इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एंड ये एक्सेप्शन आप याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं ना, वो होता तो रेशियो ही है। अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा रेडियन, ये अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो बेसिकली क्या होते हैं, जो ट्राइंगल्स होते हैं, आप बेसिक मैथ्स में इसके बारे में पढ़ोगे जो कि आपका अगला चैप्टर है। तो अगर आप वो होता है ना एंगल्स बेसिकली रेशियो होते हैं, ठीक है। लेंस के रेशियो को आप एंगल्स कहते हो। एंड रेडियंस में आप एंगल्स को गिन सकते हो, एंड डिग्री में एंगल्स को गिन सकते हैं। एंड डिग्री एंड रेडियन एंगल की डायमेंशन होती है। एंड यही 3D के लिए ये होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ये दिमाग में बैठा लो, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, स्कूल लेवल पे तो आ भी सकता है। एंड अगर आप JEE लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब चांसेस कम है, बट आ सकता है। उसके बाद अब है ना यूनिट्स की ही बात कर रहे हैं, तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एंड उसका ना एक फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप याद ज़रूर कर लो, जितने आप ग्रास्प कर सकते हो इस चैप्टर से आप कर लो, क्योंकि आपकी फिजिक्स में बहुत हेल्प होगी। एंड बाकी फिजिक्स में आप धीरे धीरे करते ये चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे, हीट रेजिस्टेंस में मैं भी आपको कराऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि वह HC वर्मा में ज़्यादा यूज़ होता है, बट हाँ ये सब याद कर लो। तो फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर, जिसमें जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो पहले जो मैंने निकाली है डायमेंशन, और डायमेंशंस यूनिट्स नहीं होती है। मेरे को डायमेंशन निकालनी आती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर निकाल दी, बट नहीं होती है। बट यूनिट्स क्या होती है, जैसे अभी मैंने फोर्स इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई बाई M1 m2 अपॉन आर। जो M है उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी। एंड ये बेसिकली हम उसमें चल रहे हैं, MKS सिस्टम में चल रहा है, आपको जस्ट याद करवा रहा हूँ। एंड M2 की क्या होगी, किलोग्राम होगी। डिवाइड किससे करोगे आप, M से करोगे, मीटर से करोगे। एंड फोर्स की MKS में क्या होती है, न्यूटन होती है, ये चीज़ याद रखना। और CGS डायमेंशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है जो आपके सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स कौन से होते हैं, जैसे L हो गया, M हो गया, मोल जो एक सिंबल है। कैंडेला के लिए आप टेम्परेचर के लिए K भी यूज़ करते हो, और कभी कभी आप थीटा भी यूज़ करते हो। तो ये सब क्या आपके सिंबल हैं। तो जो सिंबल के ऊपर पावर होती है ना, उसको डायमेंशन कहते हैं। अब जैसे ये जो पहला है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का आप क्या लिख सकते हो, L लिख सकते हो, टाइम का आप T लिख सकते हो। और टाइम का अगर आप ऊपर लेके जाओगे, तो अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस आएगा ऊपर, ये चीज़ याद रखना। आप इसको ऊपर लेके गए तो ये होगी LT-1 होगी। ईजी है, बहुत ईजी है। सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे सारे। एंड सिंबल मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सिंबल, यूनिट्स, एंड जो मैंने आपको शुरू में एक चार्ट दिखाया ना, वो याद कर लो, आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4 से 8 नंबर का ये चैप्टर ज़रूर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी, इसको भी दिमाग में बैठा लो, बहुत काम आने लगा, बहुत काम आने वाला है ना। आप इस चीज़ की वैल्यू समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मोस्ट ऑफ दी फार्मूला उठा के देखो, फिजिक्स में या तो फोर्स के होते हैं या एनर्जी के होते हैं। हर फोर्स के फॉर्मूले की डायमेंशन सेम होगी, M1L1T⁻²। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, M1L1T⁻² होगी आपकी हर फोर्स के फॉर्मूले की डायमेंशन। एंड एनर्जी के लिए सिर्फ वो जो L के ऊपर 1 है उसको 2 कर दो,
वरना बाकी पूरी सेम है। ये m के साथ 1 आएगा बाय द वे, अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब 0 नहीं होता, 1 होता है हमेशा, ये याद रखना, मैं बहुत गलती करता था अपने टाइम पे। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसमें जो टी है वो टेम्परेचर है, पी जो है वो प्रेशर है, वी जो है वॉल्यूम है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, आर हमें निकालना है। पी वी को वहाँ रहने दो, एन पी को नीचे लेके जाओ, पी वी ऊपर जो है। अब आपको उसके बाद जैसे आपको उसके फॉर्मूले मतलब सिंबल लिखने हैं। जैसे पी वी का आपने जो सिंबल लिखना था, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो मैंने एफ ऊपर लिख दिया, ए नीचे लिख दिया, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, टी जो है आपका टेम्परेचर है, वी ऊपर रहेगा। उसके बाद आपको इन सब की डायमेंशन लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जो फोर्स की होती है m1 L1 टी की पावर -2, उसके बाद जो वेलोसिटी की होती है उसके बाद जो एरिया होता है, एरिया की भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंड नंबर ऑफ मोल्स की भी लिख दिया। तो ऐसे करके, सॉरी बाय द वे, ये जो वी है ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। एंड वॉल्यूम का जो होता है, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम यही होता है ना, एच इंटू एल इंटू हाइट लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये तीनों क्या है, ये लेंथ्स है। तो लेंथ्स को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो उसकी पावर 3 होगी। होप आपने इंडाइसिस पढ़ा होगा मैथ्स में, एंड अगर आपने इंडाइसिस पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर बहुत मक्खन आपके लिए। प्लैंक कांस्टेंट क्या होगी, प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू वी। एनर्जी ऑफ फोटोन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एंड प्लैंक कांस्टेंट की भी याद कर लो, ये भी काफ़ी आती है। हाँ, तो उसके बाद क्या होती है, इसकी क्या होती है, आपने ई इज इक्वल टू एच वी किया है, एच को आप वहाँ लेके गए, ई को और वी को, ये वी जो है ये न्यू है। न्यू क्या होता है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेसिकली 1/t, इसलिए आपने टी की पावर -1 लिया यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर m1 होगा, l की पावर 2 होगा, एंड t की पावर -1 होगा, इसका फॉर्मूला, ठीक है, ईजी है। चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 क्या है, ये होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये है। तो आप इसको भी निकाल सकते हो, आप फोर्स को वहाँ से वहाँ लेके जाओ, एंड आर स्क्वायर तो नीचे है ही है, m1 एंड m2 है, तो आप इन सब की डायमेंशन लगा के निकाल सकते हो। एंड ये आ रहा है अब जी एडवांस, नहीं जी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसमें क्या है। एंड इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए, एक बार खुद पढ़ के एक बार सॉल्व करिए, 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, एंड आपका ये आंसर निकल जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसको आप बस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्या कह रहे हैं बेसिकली, ये कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब जो एनर्जी है जो कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब होता है एक सेंटीमीटर और 1 सेकंड में जो आ रही है, मतलब उसके डायमेंशन तो वही होंगे ना, वो उस पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर एनर्जी, सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सोलर कांस्टेंट समझ लो उसको। तो अब हमें इसका निकालना है, एनर्जी का क्या होता है, m1 L2 टी की पावर -2, उसमें से आपको एरिया का निकालना है, एल का स्क्वायर इंटू टी की पावर -3 हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा, एंड एल से एल कट जाएगा पर पूरा नहीं कटेगा, मतलब एक एल की पावर भी बचेगी, एंड एम वहाँ पर ही रहेगा। तो m1 L0 टी की पावर -3, आपका जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एंड अभी आपको इस लेक्चर में आए हैं लिटरली 10 मिनट भी नहीं हुए, मे बी 20 मिनट भी नहीं हुए। एंड बोल्ट्स कांस्टेंट क्या होता है, अब आप इसके बारे में आगे जाके पढ़ोगे। किनेटिक एनर्जी को अगर आप हाफ करते हो और के और टी से मल्टीप्लाई करते हो, जिसमें जो टी है वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपको जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का की होता है ना, आप थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे करके आप आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर काफ़ी क्वेश्चन आया, मैं आपको सजेशन दूंगा मेरे से समझ के एच सी वर्मा पकड़ो, एच सी वर्मा के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के, आपको अंदर से काफ़ी खुशी होनी स्टार्ट हो जाएगी, इतना अच्छा आपको फील होगा। तो जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ वो ये करता हूँ कि पहले जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें कि आपको कन्वर्जन फैक्टर निकालना है फॉर एनर्जीज ऐसा यूनिट, जो कि जूल से आपको सीजीएस में निकालना है। हाँ जी। तो उसके बाद क्या है, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आपने पहले क्या करना है, आपने एनर्जी की डायमेंशन लिख लेनी है, एम एल का स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है एम एल का स्क्वायर टी की पावर -2। उसके बाद एक जूल है, एक जूल m1 L2 टी की पावर -2। उसके बाद पहले आपको एम केस में लिखना, एम केस में क्या लिखना है कि 1 के जी लेना, आपको यूनिट, आपको हमेशा यूनिट्स लेनी है, मतलब कि आपको यूनिट वैल्यू लेनी है, जैसे 1 के जी लेना, आपको 1 मीटर लेना है इसमें, ठीक है। तो अभी आपने वही करना, तो आप 1 के जी लोगे, उसके बाद आप 1 मीटर लोगे, मीटर के ऊपर स्क्वायर डालोगे क्योंकि जो एल है उसके ऊपर स्क्वायर है, टी के ऊपर आप -2 का स्क्वायर डालोगे, ठीक है, ईजी है। इसके बाद जो 1 ई आर जी है उसके साथ भी आप सेम करोगे। अब उसके बाद आपको ना ये चीज़ पता करनी है, क्वेश्चन में देखनी है, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज़ कर सकते हो जो कि मैं यूज़ करता हूँ, कि फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर फॉर एनर्जीज एस आई यूनिट जूल टू सी जी एस। तो मतलब आपको जूल से सी जी एस करनी है, तो आपको जिससे जिसको करना ना, आप उसको नीचे रखिए। जैसे मेरे को अगर 1 जूल से ई आर जी में निकालना है तो मैं ई आर जी को नीचे रखूँगा, एंड जैसे मेरा जो आंसर आएगा डिवाइड करके, आप इससे यहाँ से समझ सकते हो, ये देख के ही समझ लग जाएगा कि आपने पहले 1 जूल के ऊपर वैल्यू लिखी, उसके बाद सी जी एस की लिखी, उसके बाद आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ करनी है, एंड आपका 1 जूल है वो 10⁻7 ई आर जी के बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद फाइंड द यूनिट कन्वर्जन ऑफ फोर्स फ्रॉम एस आई यूनिट टू सी जी एस। मैंने आपको पहले बताया
कि जो फोर्स है वो एस आई में होती है, एस आई बेसिकली एम के एस होती है बाय द वे, एंड सी जी एस होता है डाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ से करना, तो उसके बाद क्या होगा, 1 न्यूटन की वैल्यू लिखनी है, 1 डाइन की करनी है, डाइन को नीचे रखना है, उसके वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये दोनों प्रीवियस और क्वेश्चन रह चुके हैं, काफ़ी एग्जाम्स में आए हैं। अभी आपको जो बेसिकली रटने पे कम ध्यान देना, हाँ जो चीज़ें रटने वाली भी थी, एंड जी की सबसे बुरी बात ये है कि आपको काफ़ी कुछ मेमोराइज भी करना पड़ता है। एंड कमिंग फ्रॉम एन आई बी स्कूल, मेरे को ये चीज़ लगती थी कि ज़्यादा रट्टाफिकेशन या फिर मेमोराइजेशन मैं ज़्यादा नहीं करता था अपने टाइम पे, तो मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा कि अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड अब आगे थर्ड आगे कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तब अब हम पढ़ने लगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसका पहला रूल क्या होता है कि जो ओनली द क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आप एनर्जी से एनर्जी को ही प्लस कर सकते हो, आप एनर्जी से फोर्स को प्लस नहीं कर सकते हो। आप 1 किलोग्राम को 2 सेकंड से प्लस कर सकते हो क्या? अगर तो आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है पर मैं नहीं कर सकता, एंड काफ़ी टीचर्स नहीं कर सकते। अब आपको एक और क्वेश्चन देंगे, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस कवर बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर प्लस डी टी का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया तो एक बार समझ लो कि ये किसमें अब इन्होंने क्या किया, एक्स इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू ए हो गया, मतलब कि जो आपके एक्स की जो डायमेंशन है वही ए की डायमेंशन है, और जो बी टी है, बी टी की डायमेंशन भी एल की इक्वल होनी चाहिए। अब जो टी है वो एक टाइम है, ठीक है, टाइम है। तब आपको बी की निकालनी है, तो आप बी को एल इंटू टी से डिवाइड, अब टी नीचे जाएगा तो वो यहाँ पर आएगा, तो मतलब जो बी है उसकी डायमेंशन वेलोसिटी जैसी हो जाएगी, जो कि एल इंटू टी की पावर -1 होगी, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। हाँ, तो एल की भी 1 और टी की भी -1। और उसके बाद जो आपकी अगली इक्वेशन है, आप सी टी का स्क्वायर करोगे, टी की पावर वहाँ पर नीचे लेके जाओगे तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आपको वर्बली दिमाग में ही आना चाहिए कि टी की पावर -2 हो जाएगी, और डी में भी यही होगा, डी एंड सी की वैल्यू सेम होगी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से, मैं तो ये आपको कहूँगा आपको ये क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करने चाहिए, तभी आपको जी में सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। अब उसके बाद आता है रूल नंबर 2 कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये पहले रूल से ही मैच करता है, बट इसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट करके बताया कि जो 1 लीटर है वो कभी 5 mm की इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो 1 लीटर की डायमेंशन है ना, वो 5 mm के डायमेंशन से मैच नहीं करेगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ये दो फॉर्मूले हैं, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये है तो एनर्जी के हैं, तो अब क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले एनर्जी के हैं तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो पहला था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो दो दो अगर नंबर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी है, जो कि मैंने आपको पहले बात बताई थी, उसके जितने भी फॉर्मूले उठा के देख लो इस दुनिया के, सबकी वैल्यू सेम होगी, सबके डायमेंशन सेम होंगे, जो कि होंगे एम एल की पावर स्क्वायर इंटू टी की पावर -2। अब थर्ड रूल पे आ जाओ, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉग फंक्शन आर डायमेंशनलेस। लॉग अभी आपने नहीं पढ़ा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि जो लॉग के अंदर जो नंबर आएगा ना, जो कि ब्रैकेट में नंबर आएगा, वो डायमेंशनलेस होगा। जो साइन के अंदर आएगा वो डायमेंशनलेस होगा, साइन थीटा डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। अंदर वाला एंगल डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में बांध लो। ये फिर एक क्वेश्चन आया, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, एंड ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद अटैम्प्ट करो, नीचे सोल्यूशन भी दिया है, एंड इसका आंसर आप बिना सोल्यूशन देखे कमेंट करो। उसका रूल नंबर 4 पे आ जाओ। जो पावर होती है ना उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, अगर 2x है तो जो x है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, मेरे को लगता है आप कर लोगे, आप करने भी चाहिए। जो वेलोसिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे तो उसकी डायमेंशन होगी, तो ये नहीं हो सकता। जो आपका सी ऑप्शन है उसमें जो साइन है उसकी टी को आप एक्सेलरेशन से डिवाइड कर रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद जो डी है ये एक्चुअली में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ए की पावर 1 है, ठीक है, एंड इसको आप 2 के रूट से डिवाइड कर रहे हो, तो जो इसका जो आंसर आएगा ना वो वैलिड होगा, ये देख के ही पता चल रहा है। क्योंकि इसके जो अंदर वाले ये है, कोस के अंदर जो थीटा है वो डायमेंशनलेस है, साइन के अंदर जो थीटा वो डायमेंशनलेस है, तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वो लेंथ है। तो √2 भी डायमेंशनलेस है, तो मतलब ए ही रह गया, तो वाई इक्वल्स टू ए, वाई खुद एक डिस्प्लेसमेंट है तो एल इक्वल्स टू एल हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी जो अंदर थीटा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो डायमेंशनलेस है, तो मतलब ये आप आंसर निकालोगे, ईजी है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय इक्वेशन एक्स टी डिवाइड इज इक्वल्स टू वी नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा नॉट 1 माइनस ई ए एन टी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वेयर वी नोट इज़ अ कांस्टेंट एंड ए इज़ ग्रेटर देन 0, द डायमेंशन ऑफ वी नोट एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो एक्स जो है वो एक डिस्टेंस है, अल्फ़ा एंड टी क्योंकि ये पावर है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये ज़ीरो होगा। अल्फ़ा को आप अच्छा बाय द वे जो जीरो है ना इसका मतलब है कि ये डायमेंशन एक्स है। आप यहाँ पर m0 l0 t की पावर 0 भी लिख सकते हो, मैं लिख दूँ कोई कन्फ्यूजन हो।
तो यहाँ पर आएगा m0 l0 टी की पावर माइनस नहीं टी की पावर 0 ही होगा, उसको आप टी से डिवाइड करोगे तो टी की पावर -1 होगा, क्योंकि अगर आप 0 से -1 को प्लस करोगे तो -1 ही आएगा। तो आपके पास ये आ गई, ये होगी आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। तो अगर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आपको वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। जो वी नॉट है उसकी वैल्यू होगी l इज टू टी की पावर -1, और आप वहाँ जाओगे तो आपके पास वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक वेलोसिटी की ही वैल्यू होगी। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज टू डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आपको ना अब अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? फोर्स है, उन्होंने बताया कि वो मास एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। एंड अब आपको फोर्स को मास एंड एक्सेलरेशन के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद आपको ना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के ना हमेशा की डालना है, आपको इसको हटा के इक्वल्स टू डाल के की डालना है, एंड एम एंड ए ही रहने देना। ठीक है। इसके बाद आपको फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, फोर्स की डायमेंशन लिखनी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना ये है, आपको मास के ऊपर आपको जो एम है इसके ऊपर ई लिख देना, ई है उसके ऊपर बी लिख देना, एंड फोर्स की डायमेंशन लिखनी है। ठीक है। उसके बाद जो की है, की के साथ आप ये जो एम एंड ए लिख रहे हो, एंड आपको इसके भी डायमेंशन लिखनी है। फिर इसके बाद जब आप डायमेंशन लिखोगे ना, तो जो अंदर डायमेंशन लिखोगे ना आप, जैसे एक्सेलरेशन की होती है L1 टी की पावर -2, तो आपको उसके साथ जो ऊपर वाली पावर है उसको मल्टीप्लाई करना। उसके आपको बाद क्या करना, आपको बेसिकली इसको इक्वेट करना। इक्वेट कैसे करना? इक्वेट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे आपको ई एम के ऊपर अगर ए है, ठीक है, तो जो एम के ऊपर ए है, क्या वहाँ पर जो दूसरी साइड है वहाँ पर एम के ऊपर क्या है? यहाँ पर अगर एम के ऊपर ए है, ठीक है, बेसिकली आपके यहाँ पर एम के ऊपर ए है, तो यहाँ एम के ऊपर क्या है? तो मतलब ए जो है उसकी पावर 1 है, ठीक है, आपने इसको इक्वेट कर दिया। उसके बाद जो बी है उसकी पावर 1 है, एंड जो टी है उसकी पावर -2 है। पर जो बेसिकली यहाँ पर टी है उसकी पावर है -2b है। ठीक है, सो -2b को आपको मैं आपको एक बार फिर से लिख के दिखाऊँ, -2b को आपको -2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 आएगा। तो आपके पास बी की भी वैल्यू आ गई एंड ए की भी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा F इज टू के एम की पावर 1 एंड ए की पावर 1, जो कि बहुत आसान है। इसके बाद आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार ये भी समझा देता हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच ए सिग्नल कैन बी एक सेकेंड can be seen clearly in foggy condition. A railway engineer uses dimension and assumes that the distance depends on the mass density of the fog, intensity, power upon area s of light and from the signal, and its force F. The engineers find D is proportional to S ये क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? ये बेसिकली ये डिमांड कर रहा है कि जो आपकी डी है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से, उसके बाद ये आपके प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी से एंड फ्रीक्वेंसी से। इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद आपका मास डेंसिटी का तो फॉर्मूला सबको पता होगा, डेंसिटी क्या होती है? मास इंटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का भी दे रखा है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इन सबके वो लिखिए जिस तरीके से आपको पिछला क्वेश्चन करने को कहा है, एंड जैसे आप कर लोगे। अब इस बार है ना आपको इक्वेट करने में ना थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, जो कि हर इंडियन की होती है बेसिकली, आप खुद को मैथ्स में कभी कम ना आंकना, बाय द वे मैथ्स हर इंडियन की अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद आप ये सब कर सकते हो। एंड अब आएगा चेंजिंग द बेस डायमेंशन। तो अब क्या करना, आपको जो पहले कि आपको वही करना, सेम वो करना। जैसे अब है ना इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो मैं आपको इसको ना डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाऊंगा। इफ़ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड मास आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, हाउ एनर्जी मे बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग अबव क्वांटिटीज़, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, एनर्जी को आपको ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन करना है वी जिसकी आप पावर ए लोगे, एफ ब्रैकेट में लेना, एफ उसकी पावर आप बी लोगे, एंड आप लोगे एम ही दिया ना, हाँ ठीक है, एम जिसकी पावर आप सी लोगे, ठीक है। उसके बाद आप वेलोसिटी के लिखोगे एल टी की पावर -1, जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर ए हो जाएगी एंड एल की पावर ए हो जाएगी। उसके बाद जो फोर्स है उसके ऊपर आप बी लिखोगे, तो आप फोर्स की लिखोगे डायमेंशन, उसको प्लस कर दोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली, एंड उसके बाद आपके पास है ना ये वैल्यूज़ आएगी। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा है, बस उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ना उसमें आप ऐसे आंसर दोगे कि जो एनर्जी है इज इक्वल्स टू के, जिसमें वेलोसिटी की पावर 2 रहेगी, फ्रीक्वेंसी की पावर 0 रहेगी एंड एम की पावर 1 रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। एंड नेक्स्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्पीड, एरिया एंड फोर्स आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यंग्स मॉडुलस की, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे क्या होता है, एंड उसके डायमेंशन आप याद कर सकते हो, आपके काम आएंगे। एंड उसके डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l की पावर -1 t की पावर -2 होंगे,
तो आपको उसको इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, सबसे पहला जो आता है वो आता है कि टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ कैन हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। वर्क एंड टॉक दोनों क्या है, दोनों एनर्जी है, दोनों की डायमेंशन अलग होंगे, बट नहीं दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, बट क्या दोनों सेम टाइप ऑफ एनर्जी है, नहीं। टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में ज़्यादा यूज़ होती है, वो पंखे में यूज़ हो सकती है, मतलब वो इस तरीके से होती है। जो वर्क है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे मैं अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो इसमें भी वर्क हो रहा है। उसके चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन डज नॉट हैव 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो जैसे मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ कोई नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो उसकी जो डायमेंशन जो वो आएगी ना, एक्यूरेसी आएगी, वो सेम ही रहेगी। मतलब एल टी की पावर -1 इज इक्वल टू एल की पावर एल डिवाइडेड बाई टी ही रहेगा, अगले दो में भी सेम ही होगा, ठीक है। तो जो आपका की है ना उसकी वैल्यू कभी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी निकाला, ठीक है। राउंडिंग ऑफ पे हम आ गए। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ होता है कि अप्रॉक्सीमेट करना किसी नंबर को, ठीक है। इसके रूल्स पढ़ लो। जैसे जो पहला रूल है कि अगर कोई नंबर है, इसमें ना दो चीज़ें पढ़ लो। जो बेसिकली होता है प्रोसीडिंग डिजिट होता है कि जो डिजिट आप नीचे ड्रॉप करने लगे ना उससे एक डिजिट आगे। अगर मेरे को 47701 में से अगर मेरे को 1 को ड्रॉप करना तो ये प्रीसीडिंग डिजिट होगा, ठीक है। प्रीसीडिंग डिजिट ही होगा, अन्य डिजिट टू भी ड्रॉप होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो इसको दिमाग में रख के चलना। एंड अगर आपका डिजिट टू भी ड्रॉप 5 से नीचे है तो जो अगला नंबर है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, वो अनचेंज रहेगा। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो जो आगे वाला नंबर है ना उसको आप 1 से प्लस कर दोगे, ये आपने पढ़ा है। पर अब आता है मेन रूल। मेन रूल क्या आता है? इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय अ डिजिट अदर देन 0। अगर कोई भी डिजिट है जिसके मतलब अगर आपको 5 को नीचे गिराना, अब देखो आप 5 से ज़्यादा को गिराओगे तो मतलब अगर 6 7 को गिराओगे तो एक डिजिट ज़्यादा बढ़ेगा, अगर प्रोसीडिंग डिजिट में एक प्लस होगा। अगर आप 5 से कम को गिराओगे तो प्रोसीडिंग डिजिट में एक माइनस होगा, नहीं प्रोसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा। बट अगर आप 5 को ही गिराओगे तो वो देखेंगे कि 5 से पीछे कोई नंबर था तो वो क्या था, क्या वो 0 था? अगर तो वो 0 नहीं था तो प्रोसीडिंग डिजिट एक डिजिट बढ़ जाएगा, अगर तो वो 0 था तो अनचेंज रहेगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 आपने पढ़ लिया, उसके बाद अब आप रूल नंबर 4 पढ़ोगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर 5 को आपको ड्रॉप करना एंड उसके पीछे 0 है देन प्रोसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज अगर उसके आगे इवन नंबर है। अगर आपको 5 के पीछे 0 है और आपको 25 अब जो ट्रू है जो कि एक गिरने वाला जो कि प्रोसीडिंग जैसे 5 अगर आपका डिजिट टू भी ड्रॉप्ड है उसके पीछे 0 है और उसके आगे 2 है जो कि एक इवन नंबर है तो वो अनचेंज रहेगा। पर अगर उसकी जगह 2 की जगह अगर 3 है, अगर 4 है, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो कि ओड है तो वो एक डिजिट प्लस हो जाएगा। या आप यहाँ से चार्ट से भी समझ सकते हो जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन नंबर इज द नियरेस्ट पावर ऑफ ऑफ्टन टू विच इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आपको ये सब नहीं पढ़ना, बेसिकली ये थ्योरी दी है। आप ये चीज़ समझ लो कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है और मेरे को उसको शॉर्ट में लिखना है या फिर मेरे को उसको एक ऐसे टर्म्स में प्रेजेंट करना है जिसमें मैं उसको ईजिली पढ़ पाऊँ तो उसको मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे। अब वो बेसिकली होता क्या है? n इंटू 10 की पावर x, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 5000 है, आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा, 5000 है, ठीक है। तो 5000 को अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं 5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ईजी, ये समझ आ गया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका ये है क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 0.5 से लेके n इज़ ग्रेटर देन नहीं n इज़ इक्वल्स टू 5 या फिर 5 इज़ ग्रेटर देन n ही होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई। जो आपका n है या तो वो 5 से छोटा होगा या तो 5 जितना होगा और या तो वो 0.5 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए, आप इससे पढ़ सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? जिसके बारे में आप श्योर हो, वो नंबर जिसके बारे में आप श्योर हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। थ्योरी आपको दी हुई है, ऑल जीरो नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो नंबर नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। सैंडविच जीरो वो भी सिग्निफिकेंट है। हाँ, लीडिंग जीरो जो कि स्टार्टिंग से जीरो है वो नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ट्रेलिंग जीरो है जैसे 4.30 या फिर 4.3000, ये सभी काउंट होंगे, याद रखना। जब आपको एक एग्जांपल दिया है इससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो फिफ्थ है वो ये है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, जैसे जैसे अभी हमने अपने मैग्नीट्यूड वाली पढ़ी है तो उसमें ये जो नंबर होंगे ना, ये वाले जो नंबर, ये वाले जैसे 1.32 है, ये सारे सिग्निफिकेंट है। ये कितने सिग्निफिकेंट हुए? ये 3 हुए, याद रखना, ठीक है। ईजी है। अब यहाँ पर है 1.02030, ठीक है। इसमें जो एंड वाला वो काउंट होगा, अगर मैं इससे पहले 0 लगाता वो काउंट ना होता। चलो ठीक है, ये अब बाकी आपको क्वेश्चन है ये अभी आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.23.023 इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। ईजी। उसके बाद जो अगला है उसमें सिर्फ 1 है, उसके बाद जो अगला है उसके बाद उसमें सिर्फ 2 है, 2.1 है जिसमें 2 और 1 है, ठीक है। अब उसके बाद अब ये ना ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, ये अच्छा टॉपिक है।
एंड ये बेसिकली क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकना। अब ये टॉपिक पढ़ लो, ये अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में इन डेसिमल याद रखना। इन डेसिमल वर्ड बहुत आपकी हेल्प आएगी। इन डेसिमल होता है कि डेसिमल में, ठीक है, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा आपको। आपको पहले इन डेसिमल में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। अगर जीरो स्टार्टिंग में तो जीरो के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। इसमें जैसे 2 है एंड 3 है। आपका जो आंसर आया ना आफ्टर डेसिमल, जो कि इसमें से सबसे पहले 2 और 3 में से सबसे पहले छोटी वैल्यू निकालो, क्या है 2 है, ठीक है। आफ्टर डेसिमल 2.066 में से सबसे आपको ना 2 डिजिट्स मतलब 2.6 एंड 0 एंड 6, आपको मतलब जो आपका ड्रॉपिंग डिजिट है ना वो आफ्टर 2, मतलब आप एक चीज़ समझ लो, मेरे को आपको ना ऐसे पेन से समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। मतलब आपका जो 2 आया, ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू आई है, आपको 1 और 2 इसके बाद वाला नंबर ड्रॉप करना है जो कि 6 है, ठीक है। आपको 6 को ड्रॉप करना है। अगर 6 है वो 7 से बड़ा, 5 से बड़ा है, ठीक है, तो जो आगे वाला नंबर है वो इंक्रीज़ होगा, तो 2.07 आंसर आ जाएगा। ईजी है, ठीक है। अगले में भी यही करना है। अब आप कितने भी नंबर ले लो यही आएगा। उसके बाद ना ये 2 गोल्ड पीसीज ईच ऑफ मास 0.35 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ 2.3 ग्राम। एक सेकंड पढ़ने लो। तो ये बेसिकली कह रहा है कि 2 गोल्ड के पीसीज हैं जिसका मास है 0.35 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ 2.3 ग्राम। द टोटल मास ऑफ द बॉक्स विल बी, सो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2.300 आएगा, इसको प्लस करना है 0.035 एंड 0.035 ही आएगा यहाँ पर भी। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 5 आएगा, नहीं यहाँ आएगा 0 आएगा, यहाँ आएगा 1 आएगा ऊपर, ये 7 आएगा, ये 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 2377 आएगा, 70 आएगा, ठीक है। अब 2370 आएगा। अब आपको इसका भी अप्रॉक्स बताना है, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर थ्रू तो जो आपका इसका भी जो आंसर आएगा ना 2.370, तो इसको भी आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ में आपने क्या पढ़ा था, डिजिट 2 भी ड्रॉप क्या होगा, डिजिट 2 भी ड्रॉप होगा 7 होगा, क्योंकि 0 का तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते, तो 7 होगा। तो 7 क्या 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा, तो 5 जो 3 है उसको 1 से इंक्रीज़ कर दो, ईजी। आगे चलो, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें आपको टोटल गिनना है। टोटल क्या है, जैसे आपके पास 2 नंबर हैं, इसमें तो चलो टोटल सेम है, तो जब टोटल सेम होते हैं तो इसमें तो मतलब बेसिकली आपका आंसर ही सेम आएगा। आंसर सेम आएगा मतलब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, रुक जाओ। मल्टीप्लाई और डिवाइड इन नॉर्मल फ्रैक्शन, उसको हाँ ठीक है मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना उसको नॉर्मल फैशन में। द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर फॉर द प्रॉब्लम डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर। यू आर लुकिंग एट द एंटायर आंसर नॉट जस्ट डेसिमल पोर्शन, ठीक है। अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 3 थे, तो आपका जो आंसर आया 0.607, आपको 7 को ड्रॉप करना, ठीक है, 7 को ड्रॉप करना, या आपको सिर्फ 7 तक ही लेना, आपको 0 को ड्रॉप करना, माफ़ करना, आपको 0 को ड्रॉप करना, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका ये, इसमें भी आपने वही किया। अब यहाँ पर 5 है, 2 है, 2 लेना आपको, 3 और 2, एंड अगर आप 2 ले रहे हो तो आपको 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 6 को ड्रॉप करोगे, ये 5 से बड़ा तो ये 33 हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इसके बारे में समझते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर है ना डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ आता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। द सर्कुलर जो ऑफ वर्नियर कैलिपर फिट द जो सरकमफ्रेंस होता है उसका किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट का उसमें फिट हो जाता है। एंड ये ना आपको 2 रीडिंग्स बताता है, ये आपको पॉइंट्स तक की रीडिंग्स बता देता है। मतलब कि ये जो आपका मेन स्केल है ये आपको डायमीटर के बारे में बता देता है, एंड जो आपका वर्नियर स्केल है ये उसके बाद के पॉइंट्स के बारे में बता देता है। अच्छा, मतलब जो इसका बेनिफिट है ना वो यही है कि ये इनर एंड आउटसाइड दोनों डायमीटर काउंट होने में काम आता है। लीस्ट काउंट करता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ये एक फॉर्मूला याद कर लो, ईजी है। एंड अब मैं तो ये इसको ऐसे याद करता था 1 महेंद्र सिंह धोनी माइनस 1 विराट सिंह धोनी तो मेरे को ईजी होता था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें भर भर के क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कवर कराऊंगा। जो पहला क्वेश्चन है वो आप समझ लो, ये क्या कह रहा है, इन द ऑर्डिनरी वेनियर कैलिपर 1 मीन स्केल डिवीजन इज़ 1 mm। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या है, एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोलाइड्स विद 9 MSD। सो 10 VSD को 9 MSD के साथ लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 VSD की वैल्यू निकालनी है। 1 VSD की वैल्यू आ गई है, 1 MSD की वैल्यू आपको दी है, और उसके बाद आप इससे आंसर निकालोगे। सो रीडिंग के लिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है MSR
प्लस वी एस आर इंटू एल सी। आई होप आपने स्कूल में भी थोड़ा बहुत कवर किया होगा, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ चला रहा हूँ ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म करके मेरे को ये बेसिकली मोर लाइक अ रिवीजन। बट अगर आप फर्स्ट टाइम पे भी देखोगे अच्छे कंसंट्रेशन के साथ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर एक आधा पेज मिसिंग होगा टेंशन मत लेना, मैं उसको बाद में अपलोड कर दूँगा। सो स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज होता है ये माइक्रोमीटर्स तक का आंसर निकाल देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्रिप होती है एंड इसमें क्या होता है, एक रेचेट होता है जिससे आप अरेंजमेंट कर सकते हो, मेन स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है एंड मेल स्केल को लीनियर स्केल भी कहते हैं, एंड स्टड होता है। स्टड से क्या होता है, वायमीटर, ये बेसिकली वायर्स के डायमीटर काउंट करने में भी काम आता है, ठीक है। अब उसके बाद है ना आपको इसमें क्या निकालना होता है, इसमें आपको निकालनी होती है पिच। पिच क्या होता है, पिच होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, ठीक है। कि अगर आपने एक बार इसको मोड़ा है तो उसमें कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा है, उसको पिच कहते हैं, ठीक है। ईजी है। इफ द स्क्रू एडवांस बाय 5 mm फॉर 10 रोटेशन, ठीक है। ये आपका ना क्वेश्चन है, तो इसमें हमें पिच बतानी है। अगर 10 रोटेशन के लिए उसने 5 mm कवर किया तो एक रोटेशन के लिए कितना करेगा, वो होगी आपकी पिच होगी। ईजी है। ये कहाँ चला गया, माफ़ करना, इससे डरने की जरूरत नहीं है, एरर वेरर अभी आपको ये भी कराएंगे, ठीक है। कीज काउंट क्या होता है, पिच को नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से डिवाइड कर दो। सर्कुलर डिवीजन आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो। इफ़ द स्क्रू, ये खुद करो, मैं कह रहा हूँ ये खुद करो, कर लोगे। 6 रोटेशन है एंड उसके बाद आपको 3 mm उसने कवर किया, एक रोटेशन में 0.5 mm हो जाएगा। सर्कुलर डिवीजन आपको दिया, आंसर आपके पास आ जाएगा, ईजी है। रीडिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है LSR प्लस CSR इंटू LC, वही हो गया। बस वहाँ पर आप मेन स्केल रीडिंग को 1 ईयर स्केल रीडिंग इंटू LC कर रहे थे एंड अभी आप इसमें क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो लीनियर स्केल रीडिंग कर रहे हो, उसको CSR के साथ कर रहे हो, ईजी है। हाँ, आपको मेरी राइटिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी है पढ़ने में, बट अच्छा है, बट आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, सॉरी, उसके बाद ये क्वेश्चन है, आपको मे बी डिफ़िकल्टी हुई होगी। एरर्स क्या हो सकते हैं, अब एरर के बारे में पढ़ते हैं, एरर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसमें 2-3 नहीं लिखे हैं। मैं बेसिकली यही आपको सजेस्ट करूँगा, क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे अबंडेंस में मिल जाएंगे, नहीं बनते हैं फिर भी पढ़ो, उसको सीखो, ठीक है। अब पहला क्या है, ज़ीरो एरर के बारे में। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज शोइंग ज़ीरो नॉन ज़ीरो रीडिंग इवन व्हेन नॉट इन यूज़, ठीक है। ये ईजी है कि अगर आपके पास एक वो है, वेट मशीन है, वो ऑलरेडी 20 ग्राम बता रही है, तो अगर आप अपना वेट देखोगे वो 20 ग्राम ज़्यादा ही आएगा ना। तो अगर आपको अपना एक्चुअल वेट बताना है तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 20 ग्राम ज़्यादा आ रहा है उसमें से आपको अपना 20 ग्राम माइनस करना पड़ेगा, वो हो गया आपका पॉजिटिव एरर। एंड अगर वो 20 ग्राम कम बता रही है तो आपका 20 ग्राम वेट कम हो जाएगा, तो वो नेगेटिव एरर हो गया। एक्चुअल रीडिंग क्या होती है, जो आपकी एरर आया है उसमें से प्लस या फिर माइनस एरर को आपको वो करना होता है। अगर नेगेटिव है तो प्लस होगा, अगर पॉजिटिव है तो माइनस होगा। प्लस माइनस कर सकते हो और नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो, ईजी है, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले ये है, स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इज सर्कुलर स्केल, द सर्कुलर स्केल इज़ 4 यूनिट्स अहेड। अब इसमें क्या है कि अहेड मतलब पॉजिटिव एरर है, तो जो आपका आंसर आएगा ना उसमें से आपको 4 का माइनस करना है। एंड आई गेस आप ये क्वेश्चन कर लोगे खुद। उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन है इन एक्सपेरिमेंट। यार इस स्क्रू गेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही हैं इसमें, तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी आपको एरर एनालिसिस करा दूँगा एंड स्क्रू गेज के क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से प्रैक्टिस वीडियोस निकाल लेंगे बाद में। तो पहले क्या है, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्चुअल एंड ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक है। एरर है सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर हो सकते हैं या फिर रैंडम एरर हो सकते हैं। सिस्टमेटिक एंड कंट्रोलेबल एरर कैसे हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो सकता है, एनवायरनमेंट में हो सकता है, जैसे उसके बाद क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल हो सकता है कि आपने गलत देख लिया है, कुछ भी हो गया तो वो एरर हो सकता है। रैंडम क्या होंगे, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज। अब रैंडम क्या होंगे कि आपने ना एक मशीन ली, उसमें आपने अपने 15 बारी वेट गिन लिया, एक बार आपका वेट है ना ज़्यादा आ गया, अब वो किसी भी रीज़न से आ सकता है, मे भी कोई भी रीज़न हो सकता है, बट जो आपने 15 बारी अपना वेट गिना वो तो मतलब वो कांस्टेंट था, मतलब वो आसपास ही था। तो आपको अगर अपना एक्चुअल वेट निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, या फिर आप अपने वेट में से एरर कम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका एवरेज ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया लिया है, एक पेंडुलम लिया जो कि राइट टू लेफ्ट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, सीरियल नंबर लिया 1 2 3 4, रीडिंग लिया 2.2, 1.8 एंड 2.2 सेकंड। एंड ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, पहले इन सबका एवरेज निकाला, ठीक है। एवरेज आया आपके पास 2.05 सेकंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सो ऐसे इन्होंने ना इसके एरर निकाले, ठीक है। तो अब है ना एरर के एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस क्या होता है, ट्रू एंड मीन वैल्यू क्या होती है, सारे एरर्स के नंबर को ऊपर रखो, जैसे मतलब यहाँ पर आप इन सबको ऊपर रखो, 2 प्लस 2.2 प्लस 1.8 प्लस 2.1, 2 जो भी है नंबर से डिवाइड कर दो, कितने हैं यहाँ पर 4 है, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट क्या होता है, आपकी जो भी आपका मीन वैल्यू आई है ना उससे आपको अपनी डिडेंस को माइनस करना है, ठीक है। जैसे मैंने जो इस क्वेश्चन के लिए किया वैसे मैंने आपको कर दिया। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपके जो माइनस का क्या है ना उसका मोड लेना, ठीक है। अगर आपका माइनस में वैल्यू उसको प्लस में कंसीडर करना एंड 4 से डिवाइड कर देना, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना, उसका साइन नहीं लेना। अब जो आपकी टोटल मीन वैल्यू आएगी ना उसमें से प्लस माइनस करना आपको अपनी एरर को, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन है ये आप कर लोगे। एंड रिलेटिव एरर के लिए क्या करना है, जो आपकी रीडिंग आई है ना
उसमें से आपको जो डेल्टा टी है, मतलब टी एरर है, जैसे मतलब जो आपका एरर की मीन आई है ना, उसको आपको टोटल मीन से डिवाइड कर देना। आपके पास आपकी फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर आ जाएगी। परसेंटेज एरर क्या होगी, जो आपके पास फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर आएगी ना, उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको क्या करेंगे, आपका ना अब आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आप एरर का सम निकालना चाहते हो, आपको बेसिकली क्या करना है, अगर x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए, मतलब प्लस माइनस डालोगे एंड एरर्स ए डालोगे, उसके बाद y है, तो अगर आपको उनको x और y को प्लस करना तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी कर दोगे एंड डेल्टा ए को, जो कि यहाँ पर डेल्टा दिखा रहे हैं, उसको आप डेल्टा बी के साथ प्लस कर दोगे। ठीक है, ईजी होगा, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सब्ट्रैक्शन वाली स्लाइड नहीं दिख रही, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, एडिशन आपका हो गया। उसके बाद ना सब्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पर दिया कि अगर आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस में क्या करना है, ए को बी के साथ माइनस करना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपका एरर है ना, वो कभी माइनस नहीं होंगे, कभी माइनस नहीं होंगे, वो डिफरेंस में भी प्लस होंगे। अपने दिमाग में बैठा लो कि एरर कभी माइनस नहीं होंगे। उसके बाद एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और ए क्वान्टिटी और ए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सी है इज इक्वल टू ए इंटू बी है। अब जो सी है उसमें भी कुछ एरर होगा, तो सी प्लस माइनस डेल्टा सी होगा। ए है वो भी प्लस माइनस डेल्टा होगा। बी है वो भी प्लस माइनस डेल्टा बी होगा। अब आपको क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला निकालना दिखा रहे हैं बाय द वे। जो सी है वो आपका ए बी की इक्वल है। ठीक है, तो जो आपका ए और बी है वो एक दूसरे के साथ प्लस होगा, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा बाय द वे। इसमें क्या होगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद जो डेल्टा ए है वो डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं, ये ए इंटू बी नहीं है, ये बेसिकली आपका नॉर्मल है। ठीक है, आप ए से अब डिफरेंस के बाद आया था क्वेश्चन आया था या फिर प्रोडक्ट आया था। क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट में आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसा होता है। सो अब डिफरेंस के बाद क्या था, क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट आया था। तो सी इज इक्वल टू ए एंड बी, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मतलब बेसिक ये तो होगी ना, जनरल होगी। उसके बाद क्या करना है आपको ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना, डेल्टा ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना, डेल्टा ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना। उसके बाद आपको उल्टा करना है, आपको क्या करना है, आपको बी को डेल्टा ए के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड आपको डेल्टा बी को डेल्टा ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड उसके बाद क्या है, आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जो सी है वो ए एंड बी के इक्वल है, तो आपने उसको उसके साथ कट कर दिया। प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी, उसके बाद प्लस माइनस बी डेल्टा ए, एंड ये मैंने आपको बताने के लिए डेल्टा डेल्टा बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, हेयर डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी इज मल्टीप्लाइड, मतलब मतलब उसकी ना कोई वैल्यू बहुत कम होगी तो उसको आप जीरो कंसीडर करोगे। ठीक है, तो आपका जो डेल्टा सी है वो बेसिकली क्या होगा, आपका डेल्टा सी होगा, उसमें से आपने ना इन सबको सी के साथ वो कर दिया, आपने पूरी इक्वेशन को जो कि आपकी आई थी उसको सी के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा आपने, जो डेल्टा सी है उसको आपने सी के साथ डिवाइड किया, तो आपने उसके बाद वो लिख दिया सी इज इक्वल्स टू ए बी करके, आपने ए से ए को डिवाइड कर दिया, बी से बी को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो क्या है, डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, आपका पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूला, और आपको बता दूँ डिवीजन के लिए भी यही होता है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है, डिवीजन के लिए भी सेम है, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। एंड अभी एक लास्ट पार्ट अभी भी रहता है, वो रहता है क्वांटिटी जिसके ऊपर कोई पावर होती है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ आ रहा हो, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप चैट में लिख देना, मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, या मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू एल डेल्टा ए बाई ए प्लस एम डेल्टा बी बाई बी प्लस एन डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, एल एम एन क्या है, एल एम एन पावर्स है। ठीक है, अब आपको ना अगर इसी पावर का ना वो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि या का एल है उसको आप परसेंटेज एरर ऑफ ए, परसेंटेज एरर ऑफ बी, परसेंटेज एरर ऑफ सी कर से निकाल सकते हो। ठीक है, एंड आपको परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी हो। एंड इसी के साथ अभी ये चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। आई नो बहुत ही फास्ट ट्रैक से ये वीडियो का कवर किया गया है, एंड आपकी चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी अगर आप एक चीज़ स्टूडेंट हो, एंड अगर आप नए नए आए हो तो आपकी इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी फिजिक्स से। तो अगला चैप्टर बेसिक मैथ्स है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये स्टार्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से होता है, नहीं खत्म डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आपको मे भी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर तक आ जाएगी, तो बने रहिए एंड पढ़ते रहिए, एंड साइंस क्लासेस को बार बार विज़िट करते रहिए अपनी नॉलेज के लिए। तो चलो गाइस, मिलते हैं बाद में। एंड मे बी फ्यूचर में वन शॉट्स की जगह टॉपिक्स वीडियोस प्रेफर करूँगा, क्योंकि वन शॉट बहुत हेक्टिक होता है। एंड मे बी फर्स्ट वीडियो बना के ये चीज़ समझ आ गई मेरे को। चलो गाइस, बाय, कीप स्टडिंग दोस्तों, बाय।